हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉर्विल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका टाइटल है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो फ्रेंड, टाइम को बिना वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो हम लोग फ्रेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है? द लॉस्ट स्प्रिंग। इसको लिखा है किसने? अनीस जंग ने लिखा है। अनीस जंग ने लिखा है। अनीस जंग। द स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड। ओके फ्रेंड, तो जो चैप्टर का पूरा टाइटल है वो है लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चुराई गई बचपन की कहानी, खोई हुई बचपन की कहानी। अब आप कहेंगे ये खोया हुआ बचपन क्या है? तो हम लोग अभी चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसको अनफोल्ड करेंगे कि ये खोया हुआ बचपन क्या है। तो टाइटल में अगर सबसे पहले हम लोग चले फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या लिखा है? लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? लॉस्ट स्प्रिंग। तो जिस सीजन्स में हम जानते हैं कि स्प्रिंग सबसे अच्छा सीजन होता है, वैसे हमारे जीवन का जो फेज है बचपन, चाइल्डहुड, हमारे जीवन का सबसे अच्छा फेज होता है। दिस इज द फेज ऑफ इंटरटेनमेंट। वी हैव टू ओनली प्ले, ईट एंड स्टडी। हमें खाना है, खेलना है, पढ़ना है। देयर इज नो टेंशन इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में कोई भी टेंशन नहीं होता है। चेहरे पे हमेशा ग्लो रहती है। तो वो होता है क्या फ्रेंड? बचपन। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों का बचपन उनसे छीन लिया जाता है। ये बचपन छीनता कौन है? तो ये बचपन जो हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है, पोवर्टी, गलत ट्रेडिशन, और जो ये हमारा समाज कास्टिज्म में बटा हुआ है ना, जो ये हमारा समाज जाति के आधार पर काम पर बटा हुआ है, वो क्या करता है? बहुत सारे बच्चों के सपनों को क्या करता है? कुचल देता है। तो कुछ ऐसे ही कहानी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। दो बच्चों की कहानी, एक का नाम क्या है? साहिब आलम, और दूसरे का क्या नाम है? मुकेश। तो आज वाली कहानी जो होगी वो साहिब आलम की होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कहानी किसकी होगी? मुकेश की होगी। एक हालातों से हार जाता है और अपने सपनों को भूल जाता है। दूसरा हालातों से लड़ता है, समाज से लड़ता है, और अपने सपने को पूरा करके दिखाता है। सो फ्रेंड, स्प्रिंग का मतलब इस चैप्टर में स्प्रिंग का ही मतलब क्या है? चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड। और ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग कैसा है? लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब गायब हो जाना, चला जाना। अब ये बचपन कहाँ चला गया? बचपन कहीं गया नहीं है, ये जिम्मेदारियों तले दब गया है। तो पार्ट वन में हम लोग जो कहानी देखेंगे, इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन होगा? मेन कैरेक्टर होगा साहेब। शॉर्ट में देखेंगे साहेब। एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है? साहिब आलम है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। राइटर हर दिन एक बच्चे को देखती है कि वो कूड़ा कचरे के ढेर में आता है और कुछ तलाशता है। तो राइटर उससे सवाल करती है, वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? बच्चा भी आंसर करता है, बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू। क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। एक्चुअली ये जो बच्चा है, इस बच्चे का नाम साहेब है। इसका जो परिवार है ये बांग्लादेश से ना, बांग्लादेश के ढाका शहर से। ये लोग दिल्ली में एक एरिया होता है, दिल्ली में एक एरिया, दिल्ली से 10 किलोमीटर लगभग दूर एक एरिया है, और उस एरिया का नाम क्या है? सीमापुरी। और सीमापुरी में साहब की जो फैमिली है ना, साहब की जो फैमिली है यहाँ पे सीमापुरी में आके रहती है। अब यहाँ पे केवल साहब की ही फैमिली नहीं है, यहाँ पे साहब की फैमिली नहीं है, नियर अबाउट 10,000 पीपल ना। कितने? लगभग 10,000 लोग जो रैक पिकिंग का काम करते हैं। अब जो रैक पिकिंग का काम करेगा मतलब कूड़े कचरों के ढेर में ये वस्तुओं को तलाशते हैं। ऐसा हम लोग शहरों में अक्सर देख पाते हैं। आप बड़े शहर में रह रहे हैं या छोटे शहर में रह रहे हैं, आप देखेंगे कि कुछ लोग प्लास्टिक का बैग लेके आते हैं और कूड़े कचरे की ढेर में कुछ ना कुछ तलाशते हैं। क्या आपने सोचा है कि जिन चीज़ों को हम यूजलेस समझते हैं,
जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि इसकी हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, उसी में वो अपना जीवन तलाशते हैं। हमने पानी पिया, बॉटल फेंक दिया, उस बॉटल को वो उठाते हैं और बेचते हैं, उसी से क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। गार्बेज का मतलब उनके लिए क्या है, गोल्ड है। गार्बेज का मतलब उनके लिए क्या है, लिविंग हुड है। तो फ्रेंड, ये जो 10,000 पीपल यहाँ पे रह रहे हैं ना एज अ रिफ्यूजी, ये शरणार्थी की तरह यहाँ पे रहते हैं ना। बांग्लादेश से आते हैं, 1971 की कंडीशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। तो ये लोग कहाँ पे, सीमापुरी एरिया में आके रहते थे। और उस टाइम जो सीमापुरी एरिया था ना, एकदम विडरनेस, मतलब ये एरिया एकदम बीहड़ था। यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, पीने का कोई पानी नहीं था, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, व्यवस्था एकदम, मतलब ये एकदम कूड़े कचरे के ढेर में ये लोग रहते थे। अब कहेंगे सर ये इतने सारे लोग यहाँ पे आके रहते थे, गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन पे ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान देना, इन जितने लोग आए थे ना, इन सबको राशन कार्ड मिल गया था। राशन कार्ड का मतलब क्या है? इससे इनको भोजन मिल जाता था ना। और एक बात हमेशा याद रखना है फ्रेंड, कि जीने के लिए इंसान को भोजन चाहिए, किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत उसको नहीं है। आपका बहुत बड़ा नाम है, आपको पूरा दुनिया जानता है, और आपको 10 दिन भूखे रख दिया जाए, 1 महीना आपको भूखे रख दिया जाए, तो वो आइडेंटिटी किसी काम की नहीं रह जाएगी ना। जीने के लिए क्या, जीने के लिए इंसान को अनाज चाहिए, और वो अनाज इनको कहाँ से मिल जाता था? इस राशन कार्ड से मिल जाता था। इस राशन कार्ड से मिल जाने का क्या मतलब है? सॉरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 10,000 पीपल थे ना, इन सब का नाम कहाँ पे था? राशन कार्ड में था। अब राशन कार्ड में इनके इनका नाम हो जाने की वजह से दीज पीपल हैव राइट टू वोट। अभी इनके पास क्या है, इनको वोट करने का राइट था, मतलब ये वोट कर सकते थे। और आपको पता है कि सरकार अपने फायदे के लिए आपको वोटर लिस्ट में डाल भी सकती है, और आपको वोटर लिस्ट से निकाल भी सकती है ना। वो कोई ना कोई नियम कायदा कानून अपना लाएंगे और ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो लोग थे ना, ये लोग सीधा सीधा क्या करते थे, सरकार को चेंज करने में, सरकार को बनाने में इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसके लिए इनको केवल और केवल क्या चाहिए था, खाना चाहिए था। दे डोंट आस्क फॉर अ गुड लाइफ। क्यों? क्योंकि ये शरणार्थी हैं, ये भारत के नागरिक नहीं थे, इनके इनका केवल राशन कार्ड में नाम था। ठीक है, तो राशन कार्ड में नाम होने की वजह से इनका इनको वोट दिया, राइट दिया गया था कि वोट करने का। ठीक है, तो ये तो रहा साहब के परिवार का बैकग्राउंड। अब सवाल ये है कि साहब का परिवार ना, वो ढाका से अपना घर परिवार खेत वेत छोड़ के ये लोग इंडिया क्यों आ जाते हैं? तो साहब से ये बात पूछा भी जाता है कि तुम अपना घर क्यों छोड़ दिए? तो साहब बोलता है ना कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे तूफान आता है, जिससे उसका घर खेत सब क्या हो जाता है, उड़ जाता है। सो यहाँ पे आके वो लोग क्या कर रहे हैं, रैग पिकिंग का काम कर रहे होते हैं। तो राइटर भाव विभोर होकर उसे पूछ लेते हैं कि स्कूल जाओगे? तो साहब ने बोला ना कि मैम, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, इफ दे बिल्ड आई विल गो। तो बोलता है मैम, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर कोई बनाएगा तो मैं जाऊंगा। राइटर बोलती है कि अच्छा, अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम पढ़ने आओगे? बोलता है हाँ, बनाइए। अब ऐसे मंथ बीत जाते हैं। तो एक बार राइटर को, यानी कि अनिजुम को, वो लड़का रास्ते में मिल जाता है। पूछता है मैम, इज योर स्कूल रेडी? तो मैम के पास कोई जवाब नहीं था। वो बोलते ना, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ स्कूल, ना स्कूल बनाने में वक्त लगता है। लेकिन राइटर को ये बात समझ में आ गई कि उसके शब्दों में कोई दम नहीं था। उसके द्वारा किया गया वादा बिल्कुल खोखला था, और उसको ये बात भी रियलाइज होता है कि ये ऐसे गरीब लोगों के जीवन में कई सारे लोग आते होंगे, हजारों वादा करते होंगे, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं होता है। अब ऐसे मंथ गुजर जाते हैं। राइटर नाम पूछती है कि अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अनाउंस करता है कि उस बच्चे का क्या नाम है। उस बच्चे का नाम है साहिब आलम। तो उसका नाम क्या है? साहिब आलम। द बॉय इज नॉट
अवेयर व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स। बच्चे को ये नहीं पता है कि उसके नाम का अर्थ क्या है। एक्चुअली हिज नेम रिप्रेजेंट्स व्हाट, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसके नाम का क्या मतलब है? उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का मालिक। अब जरा देखिए, दुनिया का मालिक, अगर उसको ये पता चल जाए उसके नाम का अर्थ दुनिया का मालिक है और वो कूड़ा कचरे के ढेर में वस्तुओं को तलाशता है, उसको भरोसा नहीं होगा। अब साहब के कई सारे दोस्त हैं, ये सुबह एकदम पक्षियों की तरह सुबह अपीयर होते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे राइटर क्या करती है ना, शब्द को बाय नेम पहचानने लगती है। तो एक दिन बच्चों का समूह था, राइटर उनसे पूछती है कि वाई डू यू नॉट वियर चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन के रखा है? तो अब बच्चे ना अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं। एक बच्चा बोलता है कि मैम मम्मी ने इसको अलमारी से बाहर नहीं निकाला है। एक दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर मम्मी इसकी चप्पल निकाल देना तो ये फेंक देता है, नहीं पहनता है। और ये बात वो बच्चा बोलता है जिसके दोनों पैर में दो अलग अलग कंपनी का चप्पल है। एक में टाटा का चप्पल है तो एक में बाटा का चप्पल है। यहीं से उस बच्चे की गरीबी दिख जाती है। अब दोनों पैरों में अलग अलग चप्पल होने का मतलब क्या है कि दीज आर डिस्कार्डेड स्लीपर्स, दीज आर डिस्कार्डेड चप्पल्स, ये छोड़े गए परित्यक्त चप्पल हैं। किसी बड़े घर के लड़के ने इसको फेंक दिया होगा, थोड़ा बहुत डैमेज होगा, तो उसको उठा के दूसरा बच्चा पहन लिया। एक्चुअली सेम कंडीशन आज हमने अपने स्कूल में देखा। जब चेतना सत्र चल रहा था, असेंबली हो रही थी, तो मैं बच्चों को लाइन में खड़ा कर रहा था। तो मैंने ये देखा कि बच्चा क्लास फोर्थ का, उसने भी दो अलग अलग कंपनी के चप्पल पहने हुए थे और दोनों का साइज अलग अलग, दोनों का कलर भी डिफरेंट था। मैंने उस पर देखा तो मुझे समझ में आया कि अब भी हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। इवन आज के दौर में पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के स्लीपर। दीज आर दी स्टोरी ऑफ दीज आर द स्टोरीज ऑफ 1971। 1971 की ये बात है। उस समय गरीबी कितना ज़्यादा हमारे भारत में व्याप्त हुआ होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो राइटर है हमें किसी एक ऐसी कहानी की तरफ, यूडीपी की एक इंसान की कहानी बताता है कि जब वो स्कूल पढ़ने जाता था तो मंदिर में एक, सॉरी, रास्ते में एक मंदिर पड़ता था ना। तो वो गॉडेस से प्रार्थना करता था कि हे देवी माँ, मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए। और उसको जूते मिल जाते हैं। फिर वो देवी माँ से प्रार्थना करता है कि ये मेरे जूते कभी खोए ना। ज़रा सोचिए, क्या इंसान कभी मंदिर जाता है और ये कामना करता है कि मेरे पास चप्पल हो जाए, मेरे पास जूते हो जाए? इंसान मंदिर जाता है तो कोई बड़ी कामना करता है। वो बच्चे इतना ज़्यादा हालात के मारे हैं कि उनको मंदिर जाना पड़ रहा है, भगवान से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि मेरे पास से एक जोड़ी जूते हो जाए। फिर होता क्या है फ्रेंड, अब साहब का भी अपना एक सपना है। साहब का अपना क्या है, सपना है। सॉरी, साहब का सपना क्या है? ही वांट्स टू बिकम अ टेनिस प्लेयर। ही वांट्स टू बिकम अ टेनिस प्लेयर। अब साहब एक टेनिस प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन क्या टेनिस प्लेयर वो बन पाएगा? क्या टेनिस प्लेयर बनना उसकी पहुंच में है? और इसके पहले, ये जानने से पहले कि वो टेनिस प्लेयर बन पाता है नहीं बन पाता है, एक चीज़ हम लोग मिसिंग कर रहे हैं कि राइटर ने एक सवाल पूछा था ना, वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? हर दिन आते हो कूड़ा कचरे के ढेर में, कुछ ना कुछ तलाशते हो। तो साहब आंसर करता है। साहब का आंसर क्या होता है? बोलता है, सम टाइम आई फाइंड अ रोपी इन द डंप ऑफ गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़ा कचरे के ढेर में 1 रुपए की नोट मिल जाती है या 1 रुपया मिल जाता है। इवन 10 रुपी नोट, कभी कभी तो 10 रुपए मिल जाते हैं। इमेजिन, कल्पना कीजिए
कि आपके घर के सामने कूड़ा कचरे का ढेर है एंड देयर यू फाइंड अ सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन, आपको कोई कॉइन मिल जाए तो क्या आप तलाशना बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि आपके अंदर और पाने की इच्छा होगी। कैसे? कभी आप सड़क पे चल रहे हैं, और आपको सड़क पर 100 रुपए का नोट गिरा मिल जाए, तो नोट तो आपने उठा लिया, लेकिन आपके अंदर इच्छा जागी कि यार एकदम पूरा आंख खोल के चलते हैं, तलाशते तलाशते चलते हैं, हो सकता है कि और नोट गिरा हो। तो ये पाने की क्या होती है? चाहत होती है। और वैसे भी जो कूड़ा कचरे का ढेर होता है, गार्बेज होता है ना, वो उन लोगों के लिए अलग अलग अर्थ था। जो यहाँ पे थे ना, 10,000 पीपल थे, 10,000 लोग रहते थे। गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए क्या था? बच्चों के लिए गार्बेज जो था ना, ऐसा था कि कोई अजूबा हो। और जो बड़े थे, बड़े जो थे उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या था? लिविंग हुड था। ये बच्चे बचपन में ही अपने पेरेंट्स के पार्टनर हो जाते हैं, उनके कामों में हेल्प करते हैं, हाथ बटाते हैं। ज़रा सोचिए कि 6 से 10 साल के बीच का बच्चा है, जब उसका टाइम होता है स्कूल जाने का, अपने नए-नए सपनों को देखने का, उनको साकार करने के लिए कुछ काम करने का, जीवन को एन्जॉय करने का जो मोमेंट है, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, और इसके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ लाद दिया गया है कि यू हैव टू अर्न योर लिविंगहुड योरसेल्फ। आपको अपने अपने जीवन का निर्वाह खुद करना है। बचपन में मैंने देखा है, कई दुकानों पे जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, ढाबे पे बर्तन धुलते हुए दिख जा रहे हैं, भट्ठे पे काम करते हुए दिख जा रहे हैं। तो दिस इज नॉट फेयर। किसी का बचपन, हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी वजह से किसी का बचपन ना खोए। सो दिस इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच एवरीवन कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो। तो 6 से 8 है ना, हर गांव में गवर्नमेंट स्कूल है, हम बच्चों को वहाँ पे भेज सकते हैं। वहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सब कुछ फ्री है, पूरी पढ़ाई फ्री है, बुक्स दिया जा रहा है, कॉपीज़ दिए जा रहे हैं, यूनिफ़ॉर्म दिए जा रहे हैं, बैग्स दिए जा रहे हैं। और रही बात उनको केयर करने के लिए, देयर देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी हैं। लेकिन उस समय साहब को ये मौका नहीं मिल पाया। साहब को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। शायद साहब एक ऐसे समाज से बिलॉन्ग करता था जो उतना वेल अवेयर नहीं थे। वो लोग पढ़ाई का मतलब नहीं जानते थे। कुछ महिलाओं से राइटर पूछती है कि ये जो सीमापुरी में महिलाएं रहती हैं, अच्छा ये बताओ, आप लोग अपना इतना सुंदर सा घर, खेत वेत क्यों छोड़ के यहाँ पे चले आए, रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं? कुछ महिलाएं जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई थी, उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, रैक पिकिंग करके अगर हमारे बच्चे रात में सो जा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही, उनका पेट दर्द नहीं कर रहा है, तो हम रैक पिकिंग ही कर लेंगे। क्योंकि हम खेती बाड़ी करते हैं तो वहाँ हमें खाने तक का नहीं मिलता है, तो इससे अच्छा है कि हम यही कर लें। पता है उन महिलाओं की क्या स्थिति थी? एक तो अपना उनको अलमीरा वगैरह भी दिखाती है कि उसके पास ना एक ही साड़ी होता है पहनने का, उसी को धुलना है, साफ करना है, सुखाना है, फिर से वही पहन लेना है। ये कंडीशन थी साहब के परिवार की। इनका ट्रांजिएंट होम होता था, चलता फिरता घर होता था, कोई फिक्स घर नहीं था। कहीं जाते थे, टेंट लगाते थे और वहीं रहते थे। ऊपर से पानी टपक रहा है, बच्चे उसी घर में बढ़ पल रहे हैं, बच्चे उसी घर में बड़े हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन थी। फिर वही आती है एक विंटर डे आता है, एक दिन राइटर फिर साहब से मिलती है, देखती है कि साहब एक चारों तरफ से एक फील्ड है, उसके चारों तरफ से दीवारें बनी हुई हैं। साहब गेट के पास खड़ा हुआ है और दो इंसानों को जिन्होंने वाइट टी शर्ट पहन के रखा है, देखा कि वो लोग टेनिस खेल रहे थे अंदर। तो साहब भी धीरे से बोलता है कि आई वॉन्ट टू प्ले टेनिस, मुझे भी टेनिस खेलना है, बट दिस इज आउट ऑफ रीच।
लेकिन ये उसके पहुँच से बाहर है, बिकॉज़ ऑफ हिज़ पॉवर्टी, उसकी गरीबी की वजह से, ये पहुँच से बाहर है। लेकिन उस दिन राइटर ने देखा कि साहब ने भी शूज़ पहन के रखा था और उस वो जो शूज़ थे ना, सही बात तो ये थी वो शूज़ डिस्कार्डेड थे। किसी अमीर बच्चे ने क्या किया था, उस शूज़ को फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था? उस शूज़ में छोटा-सा छिद्र था। बट ये साहब के लिए बहुत बड़ी बात थी। मानो कि साहब का सपना, जूता पहनने का सपना साकार हो गया हो। अब साहब टेनिस प्लेयर तो बनना चाहता है, बट वो टेनिस प्लेयर बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? राइटर आगे क्लियर करती है कि कुछ दिन के बाद राइटर की मुलाकात फिर से होती है साहिब आलम से। अब पहले साहिब आलम के कंधे पर क्या होता था? प्लास्टिक का बैग होता था। अभी उसके हाथ में एक लोहे का कैनिस्टर है। राइटर पूछती है साहब से कि साहब अब क्या चल रहा है? तो साहब बोलता है कि मैम अभी मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। तो राइटर पूछती है कि ये कितना मिलता है? तो साहब बोलता है कि मुझे 800 पर मंथ मिलते हैं और दिन का खाना फ्री में मिल जाता है। राइटर पूछती है कि क्या तुम्हें जॉब पसंद है? तो साहब अवॉइड करता है। जिससे ये बात समझ में आ जाता है कि साहब डजंट लाइक हिज न्यू जॉब, क्योंकि पहले वो अपने खुद का मालिक था। प्लास्टिक का बोझा उठाना उसको उतना भारी नहीं लगता था जितना भी कैनिस्टर, जो कैनिस्टर वो लिया है ना, वो कैनिस्टर भी उसका नहीं है, वो उस चाय वाले का है जिसके यहाँ साहब काम करता है। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी कहीं न कहीं हमें 2 मैसेज दे रही है। 2 मैसेज क्या दे रही है कि अ, हमारे इंडिया में ना लोग क्या करते हैं, गरीबी को छिपा लेते हैं। गरीबी को कैसे छिपाते हैं? साहब की कहानी में हम लोग देखते हैं कि राइटर भारत में भ्रमण करती है, कई जगह जाती है, तो वो बच्चों को पाती है विदाउट स्लीपर्स, विदाउट चप्पल, एंड व्हेन शी डिमांड्स फॉर इट, जब वो इसके बारे में पूछती है कि व्हाई डू यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, पीपल गिव हिम मैनी एक्सक्यूजेस। कुछ लोग तो बोलते हैं दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग मनी, बोल रहे इट इज आवर ट्रेडिशन टू लिव विदाउट स्लीपर्स। लोग बोल रहे हैं कि यार बिना चप्पल के रहना ना हमारी परंपरा है। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसा बहुत है, बट वी डोंट लाइक वेयरिंग स्लीपर्स। हमें चप्पल पहनना पसंद नहीं, इट इज़ आवर ट्रेडिशन। लोग ऐसा बोलते थे। राइटर को समझ में आ गया कि भैया इंडिया में लोग सतत चली आ रही गरीबी को क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। इंसान अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहता है, वो ये नहीं बताना चाहता है कि हम गरीब हैं। कोई भी इंसान अपना संबंध गरीबियों के साथ नहीं दिखाता है, वो अपने से औकात से बड़े लोगों के साथ अपना संपर्क दिखाना चाहता है हमेशा, कि वो कोई अभी पढ़ के एसडीएम बन जाए या डीएम बन जाए, तो उसके कई सारे रिश्तेदार बन जाएंगे। पहले डीएम एसडीएम उसको नहीं जानता हो, लेकिन उसके कई सारे क्या होते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। ये तो रियलिटी है आज के समाज की। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से साहब का सपना हालातों के सामने, गरीबी के सामने, मजबूरी के सामने का सपना टूट जाता है, और सपना क्या होता है, टेनिस प्लेयर बनने का। अगली जो कहानी है हम देखेंगे मुकेश की, देखेंगे कि मुकेश किस तरीके से हालातों से लड़ता है, अपने घर वालों की सोच बदलता है। तब तक फ्रेंड, आप वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन भाइयों के पास, उन बहनों के पास जो अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड हो, जहाँ भी एनसीईआरटी के बुक्स लागू हैं, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो कम टाइम में उनका सारा का सारा वो चीज़ रिकैप हो जाएगा, और वैसे भी मैंने इसको सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया है इन हिंदी। ओके, टेक केयर, थैंक यू।